हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फर्स्ट लेक्चर का डिस्कशन किया था। फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, वहां पे हमने कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड चीजों को स्टडी किया था। आपको मैंने बोला भी था कि आप मोल कॉन्सेप्ट में जो भी हमने कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सोल्व कीजिएगा, उसको एक बार पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, ताकि ये चैप्टर आपके ग्रुप में इजिली आ जाए। होपफुली आपने उसको फॉलो किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में जो हम शुरू करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में बात करेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इवेपोरेशन की बात करते हैं। वेपर प्रेशर किस तरीके से एग्जर्ट होता है, वेपर प्रेशर कब बोला जाता है, उसकी हम बात करते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था। तो अभी हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। बिल्कुल डेली रूटीन से रिलेटेड टॉपिक है, इसको इजीली आप कोरिलेट भी कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से। हम बात करते हैं, एक कंटेनर में हमने वाटर को फिल कर रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि वाटर को अगर इवोपरेट करना है तो दो तरीके से वाटर का इवोपरेशन होता है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले और बॉइलिंग पॉइंट पे भी वाटर का इवोपरेशन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो वो इजीली वहां पे ड्राई हो जाते हैं। वहां पे जो ड्राइंग का प्रोसेस होता है वो इवोपरेशन के अकॉर्डिंग होता है। जब आप कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो वहां पे कभी टेम्परेचर 100 डिग्री पे नहीं पहुंचता है, फिर भी वाटर का वेपोराइजेशन हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वाटर को वेपोराइज करना है तो बॉइलिंग पॉइंट के बराबर का टेम्परेचर होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी यहाँ पे वाटर का वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, अब क्यों होता है देखिएगा कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की सरफेस पर कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये एनर्जी कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से, जो भी वहां पे लाइट उस पे गिर रही है उससे वो एनर्जी को गेन करते हैं। तो यहाँ पे वाटर की सरफेस पे जो भी, अच्छा पहली बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जो इवोपरेशन का प्रोसेस होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है कि लिक्विड की सरफेस पे जो भी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड की सरफेस को छोड़ के कहां चले जाते हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट में चले जाते हैं, यानी वेपर फेज में चले जाते हैं। तो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्या करते हैं, यहाँ पे सरफेस को लीव करके इसके ऊपर वाले एरिया में चले जाएंगे, इसके ऊपर वाले वेपर फेज में चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। अब जब लिक्विड इवोपोरेट होता है तो वहां पे लिक्विड के इवोपोरेशन से क्या बना, यहाँ पे गैसियस पार्टिकल बना, जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब गैस का एनर्जी और ज्यादा हाई होता है, तो अगर गैस का एनर्जी हाई होगा तो वो रेंडमली यहाँ पर लिक्विड की ऊपर की लेयर के ऊपर जो स्पेस है वहां पे क्या करेगा, रेंडमली मूव करेगा। अगर पार्टिकल रेंडम मूव करेगा तो कंटेनर की वॉल से कोलाइड भी करेगा, और जो दूसरे लिक्विड के पार्टिकल हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं उनके साथ भी कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहा होगा, आपस में भी कोलाइड करेगा, लिक्विड की सरफेस से भी कोलाइड करेगा, कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करेगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को लॉस करता है। जब यहाँ पे लिक्विड जो वेपर में चेंज हो चुका है उसकी एनर्जी का लॉस होगा तो वो क्या होगा, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन क्या कहलाता है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन। और वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहां पे दो प्रोसेस है, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन वेपोराइजेशन कहलाता है, और वेपर से अगेन लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो दो प्रोसेस ये समझ में आ गया कि जो वेपोराइजेशन होता है, या इसको आप बोल दीजिए सिंपली इवेपोरेशन, राइट। तो जब यहाँ पे लिक्विड की सरफेस से लिक्विड वेपर फेज में चला जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, और वापस से लिक्विड में आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर टर्म कब ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास लिक्विड में 100 मोल लिक्विड थे। ठीक है, इसमें से यहां पर जब वेपोराइज हुए तो सपोज यहाँ पे 10 मोल वेपोराइज हो गए, तो यहाँ पे बचे 90 मोल और यहाँ पे ऊपर बचे 10 मोल। ठीक है,
आफ्टर सम टाइम बाद यहाँ पे कंडेंसेशन वेपोराइजेशन कंटिन्यू चलता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। जब हम लिक्विड के इनिशियल पॉइंट की बात करें तो इनिशियली वेपर फेज में कुछ नहीं था, तो लिक्विड का वेपोरेशन क्या होगा, इवोपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे रेट ऑफ इवोपोरेशन कम होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता है। रेट ऑफ इवोपोरेशन टाइम के साथ कम होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। एक पॉइंट पे दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो जिस पॉइंट पर रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे 90 मोल थे, यहाँ पे 10 मोल है। सपोज यहाँ से 90 में से सपोज 5 मोल वेपर फेज में गए, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 5 मोल। अब इस यहाँ पे कितने हो गए, 15, तो यहाँ पे 15 में से अगेन 5 मोल किस में आएंगे, यहाँ पर वापस से लिक्विड फेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल कितने मोल बच रहे हैं, 10 मोल यहाँ पर बच रहे हैं और यहाँ पर 90 मोल ही बच रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो लिक्विड फेज में नंबर ऑफ मोल्स वाटर के एंड वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वहां पर कांस्टेंट हो जाएंगे। उस पॉइंट को आप क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही मेजर किया जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कब, जब यहाँ पर रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होगा, इक्विलिब्रियम पर लिक्विड की वेपर के थ्रू लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, या फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर टर्म भी आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अंडरलाइन कीजिएगा, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हम कैसे मान लें कि यहाँ पे लिक्विड वेपोराइज होने पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसका कुछ प्रूफ दो तभी माने। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सपोज हमने एक कंटेनर लिया, उसके साथ हमने एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया। मैनोमीटर में जो प्रेशर को एक्सर्ट करता है ऐसा ट्यूब जिसमें क्या फिल हो, मर्क्यूरी फिल हो। तो हमने यहाँ पे मैनोमीटर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसके अंदर हमने वाटर फिल कर रखा था। तो इनिशियली जब हमने यहाँ पे वाटर फिल किया तो हमने ये मेक श्योर किया कि यहाँ पे कोई वेपर कंपोनेंट नहीं है, कोई भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन अभी नहीं हुआ है। उस पॉइंट पर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या है, बराबर। इंटरनल प्रेशर अगर यहाँ पे 1 atm है और एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 atm मींस अभी यहाँ पे कोई वेपोराइजेशन नहीं हुआ। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे जो भी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, वेपर फेज में जाएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही वेपोराइजेशन होगा तो प्रेशर क्या होगा, कंटेनर के अंदर 1 atm से एक्सीड होगा। 1 atm से एक्सीड होगा तो इधर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर वाला तो क्या करेगा, इस कॉलम को क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो इधर से क्या होगा, यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आफ्टर इवोपोरेशन क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन आपको मिलेगी। कुछ इस तरह का कंडीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो इंटरनल प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 atm से ज्यादा हो जाएगा। और कितना ज्यादा होगा ये आप यहाँ पे इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे इनिशियली वेपोराइजेशन होना शुरू होगा तो यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा यानी इंक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी हाइट में इंक्रीमेंट रुक जाएगा, यानी यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम के लेवल स्टेबल हो जाएंगे। जब ये मर्क्यूरी कॉलम के लेवल स्टेबल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, यानी यहाँ पे अब वेपर में नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ने वाले नहीं है।
नंबर ऑफ मोल्स बढ़ नहीं रही, इसका मींस ऐसा नहीं कि वेपोराइजेशन रुक गया। इसका क्या मीनिंग है, रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया है, बराबर बराबर रेट से अब यहाँ पर हो रहा है। तो मींस वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, और इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो इस वेपर प्रेशर को आप यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट के डिफरेंस के बेसिस पर मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप वेपर प्रेशर टर्म कब यूज में ले रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो चुकी है, उसी पॉइंट को आप क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने एक कंटेनर में वाटर ले रखा है, तो वाटर जब वेपोराइज होगा तो क्या बनेगा, वाटर वेपर यहां से बनेगा। तो वाटर लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के क्या हो जाएगी, बराबर, रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहें इसका केपी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी क्या है, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में तो प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना होगा, 1। तो इसका केपी किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर। यानी यहाँ पे अगर प्योर वाटर प्रेजेंट है तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब केपी यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो केपी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो एक पॉइंट बिल्कुल आप यहाँ पे लिख लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, केपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम एक और कंडीशन की बात करें कि सपोज यहाँ पे आपको कोई एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, या कोई सॉल्यूशन दे रखा है, वहां पे दो कंपोनेंट है ए एंड बी लिक्विड है, ठीक है। अब इस लिक्विड का, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की हम बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोज ए और बी का वेपोराइजेशन हो रहा है, ए और बी का कंडेंसेशन हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव होने का मींस क्या है, रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जो वेपर प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ, जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे होगा उसे आप क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ए भी वेपोराइज हो रहा है, बी भी वेपोराइज हो रहा है, दोनों ही यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट है। वोलेटाइल कंपोनेंट मींस वेपर में चेंज होने वाले। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हो, जिनका वेपोराइजेशन पॉसिबल हो। ये हमें चैप्टर में आगे आने वाला है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ए और बी यहाँ पे दोनों वोलेटाइल है, यानी दोनों ही वेपोराइज हो रहे हैं। तो दोनों ही वेपोराइज हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे दोनों का ही वेपर प्रेजेंट होगा और दोनों की ही वेपर की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर आप बात करें इक्विलिब्रियम पर, तो वो किस किस की वजह से होगा, उसमें ए का भी वेपर होगा और बी का भी वेपर होगा। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो ए और बी के वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा वही क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे केवल लिक्विड है, एक ही लिक्विड है, केवल वाटर है। यहाँ पे दो कंपोनेंट है जो वो वेपोराइज हो रहे हैं, तो ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाएगा और ये क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। डिफरेंस क्लियर है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, ये प्योर है और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लग रहा है वो दोनों कंपोनेंट की वजह से लग रहा है, तो दोनों के प्रेशर का सम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रेशर होगा उसका उसके बराबर होगा। तो पार्ट इसको हम क्या बोलेंगे, पीए क्या होगा, बिकॉज टोटल प्रेशर में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए का पार्शियल प्रेशर यानी पार्शियल मींस कुछ अमाउंट, टोटल में से ए के प्रेशर का कुछ अमाउंट है और बी के प्रेशर का कुछ अमाउंट है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर दोनों हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम पर।
ठीक है, ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपको वेपर प्रेशर यहाँ पर इस सॉल्यूशन का दे रहे होंगे। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है वो केवल किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कंटेनर में आपने लिक्विड का सरफेस एरिया क्या रखा है, कंटेनर का शेप क्या है वहां पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इसमें यहाँ पर आपने 1 लीटर वाटर लिया है और इसका x वेपर प्रेशर है, तो 2 लीटर वाटर का भी वेपर प्रेशर x ही होगा, 3 लीटर का भी वेपर प्रेशर x ही होगा। अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा है, टेम्परेचर वेरी करने पर वेपर प्रेशर डिफरेंट आपको मिलेगा। यस, लिक्विड टू लिक्विड वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंट लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी डिफरेंट होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रहे हैं तो वेपोराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। पार्टिकल के बीच में जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लिक्विड के वेपोराइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होगा, लिक्विड के वेपोराइज होने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। तो जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है वहां पे वेपोराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स कम है वहां पर पार्टिकल लिक्विड के वेपोराइज होने की टेंडेंसी कम होगी और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, पार्टिकल एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके रखे हुए, वहां पे लिक्विड के वेपोराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगर लिक्विड कम वेपोराइज हो रहा है तो उससे बनने वाला वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स कम है, वीकली पार्टिकल ने एक दूसरे को वीक फोर्स से पकड़ रखा है, वहां पे लिक्विड के वेपोराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पे लिक्विड के वेपोराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वहां पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो वेपर प्रेशर अगर आपको कंपेयर करना है डिफरेंट लिक्विड का, तो आप सिंपली अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा और जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स वीक है वहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, अगर हम H2O लिक्विड से H2O वेपर की बात करें तो यहां पर हमने बोला है कि यहां पर Kp किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर। तो Kp किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर भी किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करने वाला है, राइट। तो ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो यहाँ पे Kp का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज Kp क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर है। तो अगर Kp का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। Kp आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, बिकॉज ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर Kp increases and vapor pressure also increases। तो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, राइट। तो हमने बोला है वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। वेपर प्रेशर किन बातों पे डिपेंड नहीं करेगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि लिक्विड का कितना वॉल्यूम या कितना अमाउंट लिया गया है, लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है, चाहे कम सरफेस एरिया हो चाहे ज्यादा सरफेस एरिया हो, वहां पर वेपर प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि जिस कंटेनर में आपने लिक्विड लिया है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, राइट। तो वेपर प्रेशर ये बिल्कुल ध्यान रखें किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो वेपर प्रेशर का डिपेंडेंसी आप टेम्परेचर पे किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू। ये सिमिलर वैसा ही इक्वेशन है जैसा वॉन ऑफ इक्वेशन होता है। तो वॉन ऑफ इक्वेशन क्या था, log K2/K1 equal to delta H/2.303 R 1/T1 minus 1/T2। होपफुली आपको इक्वेशन पता होगी। तो सिमिलर क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है log P2 एंड P1 क्या है, वेपर प्रेशर है, एक टू डिफरेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। सो P1 क्या होगा, P1 इज वेपर प्रेशर एट T1 टेम्परेचर एंड P2 क्या होगा, वेपर प्रेशर एट T2 टेम्परेचर। क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको वेपर प्रेशर पता है तो किसी दूसरे टेम्परेचर पे आप वहां पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी लिक्विड के वेपोराइज होने की टेंडेंसी की बात करें, बॉइलिंग के लिए बात करें, तो कोई भी लिक्विड कब बॉइल होता है, जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो अगर हम बोले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम P एक्सटर्नल जैसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे
वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है तो ही यहाँ पे बॉइलिंग होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सपोज हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm होता है तो वहां पे जब लिक्विड बॉईल होगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और अगर P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 1 atm है, 1 atm के अलावा कोई दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर है तो इसको सिंपल बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि नॉर्मल वर्ड कब यूज में लेना है, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm नहीं है तो उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वेपर प्रेशर कब कंसीडर किया जाता है, जब इक्विलिब्रियम होता है। जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये दोनों आपस में क्या, जब वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे। अगर सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर लेस देन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से कम हो, यानी इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वाटर का प्रेशर उससे कम है, तो ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप बताइए कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वाटर का जो पार्शियल प्रेशर उसके सैचुरेटेड वेपर प्रेशर यानी इक्विलिब्रियम वाले प्रेशर से कम है, तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस प्रेशर को इसके इक्वल करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा या वेपोराइजेशन होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, राइट। सेकंड हम बात कर ले, अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए, मींस यहाँ पर कि जो ये प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगी, बैकवर्ड में जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, राइट। और अगर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बराबर है तो ये पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें वेपर प्रेशर से रिलेटेड, ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली है क्या, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन है क्वेश्चन आपको, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज 355 torr, a 100 ml vessel contain water saturated oxygen, वाटर एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर आपको गिवन है। वाटर वेपर, वाटर रहेगा तो वहां पे वाटर वेपर भी प्रेजेंट होगी। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस 355 torr, a 100 ml vessel contain water saturated oxygen at 80 डिग्री सेल्सियस, the total gas pressure being 760 torr. The content of the vessel were pumped into a 50 ml vessel at the same temperature. What were the partial pressure of oxygen and of water vapor? What was the total pressure in the final equilibrium state? Neglect the volume of any water which might condense. तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए एक्चुअली दिया क्या है और करना क्या है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको एक कंटेनर गिवन था 80 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml उसका वॉल्यूम था, 80 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml इसका वॉल्यूम था, ठीक है। यहाँ पे बोला है द टोटल गैस प्रेशर बीइंग 760 torr, तो यहाँ पे जो P टोटल है वो कितना है, 760 torr होगा। तो जितने भी गैसेस कंपोनेंट है उनकी वजह से प्रेशर कितना है यहाँ पे 760 torr। अब बोला है 80 डिग्री पे वाटर का कुछ वेपर प्रेशर है, कितना है 355 torr, और 80 डिग्री पे यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर रहता है यहाँ पे 760 torr। तो यहाँ पे अगर वाटर भी प्रेजेंट है, इस कंटेनर के अंदर वाटर भी है और गैस भी है, तो अगर वाटर का 80 डिग्री पे वेपर प्रेशर दे रखा है यानी वाटर यहाँ पे वेपोराइज होकर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो जब वाटर वेपोराइज होता है तो उससे जो वेपर बनती है वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करती है। तो जब हम यहाँ P टोटल की बात करेंगे तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, वाटर के प्रेशर की वजह से प्लस गैस के प्रेशर की वजह से प्रेशर। तो यह जो टोटल प्रेशर है 760 torr वो किसकी वजह से, वाटर की वेपर की वजह से प्रेशर प्लस गैस की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसके सम के बराबर। तो ये टोटल प्रेशर आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 760 torr, आपको ना वाटर का वेपर प्रेशर कितना है यहाँ पे 355 torr। तो यहाँ पे गैस कितना प्रेशर लगा रही होगी वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, बोला गया है द कंटेंट ऑफ द वेसल वर पम्प्ड इनटू अ 50 ml वेसल। तो ये 100 ml की जगह यहाँ पे वेसल का वॉल्यूम कितना कर दिया है 50 ml, इसको कंप्रेस करके वॉल्यूम कितना कर दिया है 50 ml कर दिया है। अभी भी इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है
एट द सेम टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर अभी भी यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस है यानी पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो कितना रहने वाला है 355 टोर ही रहने वाला है। इतना क्लियर है। अगर यहाँ पे कंप्रेस करके वॉल्यूम को हाफ कर दिया है तो भी यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना रहेगा 355 टोर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा आप कुछ भी चेंज कर दीजिए वेपर प्रेशर वहां पर चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी वाटर का वेपर प्रेशर 355 टोर था तो यहाँ पर भी कितना रहने वाला है 355 टोर ही रहने वाला है। आपको पूछा यहाँ पे पी टोटल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाटर वेपर के अलावा ऑक्सीजन गैस भी थी। तो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी, ऑक्सीजन तो क्या होती है गैस होती है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर चेंज होगा नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा, राइट। अगर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है तो टोटल प्रेशर में भी वेरिएशन आएगा। बिकॉज यहाँ पे जब आप पी टोटल को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ गैस। तो यहां से इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस कितना था? इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस कितना था 760 माइनस 355 कितना आ रहा है ये 405 टोर। तो इनिशियली वाटर का वेपर प्रेशर गैस का प्रेशर कितना था 405 टोर। अब जब आप यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम 100 ml से 50 ml कर दिया, आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो आपने कंप्रेस किया उससे ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो आप यहाँ पे अगर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर निकालना चाहेंगे तो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे? सेम टेम्परेचर पर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कॉन्सेप्ट से। तो इनिशियली ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना था 405, वॉल्यूम कितना था आप 100 ml इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना होगा? अगर वॉल्यूम कितना कर दिया 50 ml तो फाइनल प्रेशर O2 का कितना होगा? यहाँ पे P2 ऑफ O2 कितना हो जाएगा 410 टोर। तो यहाँ पे आपको फाइनली ऑक्सीजन गैस का प्रेशर मिल गया कितना 410 टोर। अब अगर आप पी टोटल निकालना चाहें तो पी टोटल कितना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर वेरी नहीं किया तो भी वाटर का वेपर प्रेशर कितना रहेगा 355 रहने वाला है प्लस 410। तो इन दोनों के एडिशन से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर मिल जाएगा। जब 100 ml से आपने यहाँ पे कितना कर दिया यहाँ पर 50 ml तो कितना होगा कितना हुआ 405 का डबल कितना हो गया 810। तो 355 प्लस 810 कितना हो जाएगा 561165 टोर यहाँ पे टोटल प्रेशर हो जाएगा जब आप यहाँ पे 100 से 50 ml तक इसको कंप्रेस कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पर जो आपको बताने का था वो यही था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर वेरी नहीं किया तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी वेरी नहीं होगा। बट यहाँ पे गैस का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम चेंज करने पर गैस का प्रेशर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया? डबल हो गया, बिकॉज हमने वॉल्यूम क्या कर दिया था? हाफ कर दिया था। चलिए बच्चों चैप्टर की मेन स्ट्रीम पे आते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी की। डिफरेंट सॉल्युबिलिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करें। सॉल्युबिलिटी होता क्या है कि यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि कितना अमाउंट सॉल्युबल हो सकता है किसी भी सॉल्यूट का। तो उसके लिए हमने क्या किया गया है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्वेंट का फिक्स कर दिया है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का वहां पे डिसॉल्व हो सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब डिफरेंट टाइप की सॉल्युबिलिटी होती है और डिफरेंट फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। जैसे हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है किस तरीके से। फर्स्ट है इंटरेक्शन, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टाइप पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। दूसरा प्रेशर पर डिपेंड करती है और तीसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप की सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हमें यहाँ पे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जो हमने अभी सॉल्युबिलिटी की बात की उससे रिलेटेड ही हमारे सारे टॉपिक यहाँ पर हैं। तो जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को जब लिक्विड में डालते हैं तो वहां पे सॉल्युबिलिटी किस तरीके से वहां पे अफेक्ट होती है, किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देन हम यहाँ पे लिक्विड सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो दो तरह के लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो हम केस देखने वाले हैं जो हमारे
सिलेबस में है वो वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट वाला है, दो लिक्विड को आप मिला रहे हैं। तो एक केस ये है कि वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल का मींस जो वेपोराइज हो सकता हो, दोनों ही यहाँ पे वेपोराइज होने वाले होंगे, सॉल्यूट भी वेपोराइज हो सकता है, सॉल्वेंट भी वेपोराइज हो सकता है। तो इसके अंदर हम दो केस पढ़ेंगे, एक तो होगा कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, यानी दोनों लिक्विड आपस में मिसिबल ना हो, मिक्सअप ना हो रहे हो, और दूसरा होगा कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, जिसको हम यहाँ पे राउट्स लॉ के नाम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला, जिसके अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट वाला मिक्सचर, यानी यहाँ पे सॉल्यूट वेपोराइज नहीं हो सकता बट सॉल्वेंट वेपोराइज हो सकता है। इसमें चार फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं, चार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आरएलबीपी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इतना ही टॉपिक हमारा, इतना ही चैप्टर है हमारा, राइट। तो छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सॉलिड को जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहली बात तो जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, नेचर पर, कि जिस सॉल्यूट को आप जिस सॉल्वेंट में डाल रहे हैं उनका नेचर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। नेचर सिमिलर होने का मीन्स आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। अगर आप NaCl या फिर शुगर की बात करें तो ये किस में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, बिकॉज ये NaCl भी पोलर सॉल्वेंट है, शुगर भी पोलर सॉल्वेंट है, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर ये सॉल्यूट है और H2O एज अ सॉल्वेंट है तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देगा। बट अगर आप NaCl और शुगर को सपोज बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहें तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर होता है, हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे NaCl पोलर कंपाउंड इस बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। या ऐसा भी बोल दें कि अगर हम नेप्थलीन या एंथ्रासिन इनको वाटर में डिसॉल्व करना चाहें, अगर हम इनको वाटर में डाल दें तो यहाँ पे इनका डिसोल्यूशन नहीं होगा, नो डिसोल्यूशन। बट अगर इनको आप बेंजीन में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेप्थलीन एंथ्रासिन नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जबकि वाटर क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, राइट। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करें, डिसोल्यूशन क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है कि सॉल्यूट का सॉल्यूट में डिसॉल्व होना, घुलना। तो अगर इसको हम किस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में यहाँ पे कोई सॉल्यूट डालते हैं, तो सपोज हमने यहाँ पे वाटर के अंदर NaCl का क्रिस्टल डाल दिया, तो जैसे ये NaCl का क्रिस्टल डालेंगे तो NaCl वाटर में घुलना शुरू होगा, उसमें मिलना शुरू होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे वाटर के अंदर NaCl डालेंगे तो सॉल्यूशन में NaCl का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर NaCl का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का प्रोसेस ही क्या है, यहाँ पे डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड वर्ड हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा कि जब यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूशन में, या जब सॉलिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो यहाँ पे सॉल्यूट के आयंस क्या होंगे, रेंडमली मूव कर रहे होंगे, आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। तो आपस में कोलाइड करके सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे, फिर से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपस में कोलाइड करके नीचे सेटल डाउन होने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। अब जब आप सॉल्यूट यहाँ पे डालते हो सॉल्वेंट के अंदर तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों साथ साथ चलता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है, सपोज हम बात करें यहाँ पर सॉलिड था, इसको आपने वाटर में डाल दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया, राइट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट डाला है वो डिसॉल्व भी हो रहा है, आपस में कोलाइड करके क्रिस्टलाइज भी हो रहा है। तो वहां पर एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर डिसोल्यूशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का रेट क्या हो जाएगा, बराबर रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो डिसॉल्व अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी उस कंडीशन में, यानी सेम टेम्परेचर पर उससे ज्यादा अमाउंट, वहां पर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर उससे ज्यादा सॉल्यूट हम वहां पे सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कि किसी भी सॉल्यूट का या सॉलिड का लिक्विड में जब आप डिसोल्यूशन करते हो, उसको उसमें मिलाते हो, तो उसका डिसोल्यूशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, या उस सॉलिड का उस सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले फैक्टर की हम बात करते हैं टेम्परेचर, कि यहाँ पे टेम्परेचर पे किस तरीके से अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जब आप किसी भी सॉलिड को सॉल्वेंट में डालोगे तो या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक, दो तरह की रिएक्शन होगी। या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सो और एंडोथर्मिक दो तरह की रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस उस प्रोसेस को प्रोसीड होने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो एनवायरनमेंट को या एटमॉस्फेयर को लूज कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हीट बाहर निकालना चाह रहा है और आप वहां पे बाहर से हीट दे देंगे तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पे सिंपल आप लीच-एटेर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हम क्या बोलेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, बोलो फटाफट, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसको हीट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। या फिर अगर आप यहां कर दें ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है। सेकंड हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसको प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इसके लिए फेवरेबल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility increases and on decreasing temperature solubility decreases। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट यहां से हमारे कोई क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। सेकंड हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहां पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पे सबसे मजेदार बात ये है कि यहाँ पर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बिकॉज सॉलिड भी यहाँ पे कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड भी हाईली इनकंप्रेसिबल होता है, दोनों ही हाईली इनकंप्रेसिबल है। तो कंप्रेस करने पर यहाँ पर या प्रेशर बढ़ाने पर इनकी सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो अगर आप सॉलिड का लिक्विड में सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी दो तरीके से, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग या एंडोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी कम होगी और टेम्परेचर कम करने पर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, कम करने पर कम होगी, और यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की बात करें, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या फिर हेनरीज लॉ। हेनरी ने हमें ये इस सॉलिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो पहले हम छोटी सी बात के बारे में बात करें कि यहाँ पे गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, या आपस में आप सोच के भी बता सकते हैं कि अभी जैसे हमने बताया कि यहाँ पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो सिमिलर वैसे यहाँ पे गैस का सॉलिबिलिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, कि यहाँ पे उनका नेचर कैसा है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर कौन सा गैस डिसॉल्व होना पसंद करेगा, पोलर गैस डिसॉल्व होना पसंद करेगा। पोलर सॉल्वेंट जितना ज्यादा गैस की पोलरिटी है उतना ज्यादा उसका डिसोल्यूशन होगा, जितना कम पोलरिटी उतना ही कम वहां पे डिसोल्यूशन होगा। सेकेंड प्रेशर, कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस क्या होगी, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। अगर हम बात करें वाटर में डिफरेंट गैस डिसॉल्व हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डिफरेंट गैस यहाँ पे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस का सॉलिबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे
लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड हम बात करें टेम्परेचर, तो हम इजीली सोच सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। कि सपोज किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस डिसॉल्व है और आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा तो वो इससे बाहर एस्केप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का सॉलिबिलिटी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा। क्लियर? तो ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस के बेसिस पे हमने ये आंसर दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज ने हमें क्या बताया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें तो हेनरीज ने हमें बताया था कि इन्होंने भी वही सिंपल लॉजिक दिया था कि यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी होती है वो प्रेशर डिपेंडेंट होती है, बट इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया कि हम जिस गैस की सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं उसी के प्रेशर की हम बात करेंगे। कि अगर हम कोई लिक्विड ले रहे हैं उसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर गैस की सॉलिबिलिटी की बात करना चाह रहे हैं, इन्होंने सॉलिबिलिटी को यहाँ पर x से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे किसी गैस का सॉलिबिलिटी यहाँ पर लिक्विड के अंदर x क्या है, ये सॉलिबिलिटी। तो किसी भी गैस का यहाँ पे लिक्विड के अंदर जो सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड करेगा इस गैस के पार्शियल प्रेशर पर। तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर ज्यादा होगा उसका सॉलिबिलिटी इस लिक्विड में ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका सॉलिबिलिटी यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर है उतना ही ज्यादा सॉलिबिलिटी, जितना कम पार्शियल प्रेशर उतना ही कम सॉलिबिलिटी है। या फिर यहाँ बोल दें कि जो पार्शियल प्रेशर वो सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और सॉल्युबिलिटी को इन्होंने x से रिप्रेजेंट किया है। x क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हेनरीज के अकॉर्डिंग, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द लिक्विड। तो गैस का लिक्विड के ऊपर पार्शियल प्रेशर क्या है उसी पर यहाँ पर गैस का सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। एंड अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KH, जिसको बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो P गैस है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड। लिक्विड के ऊपर गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, KH इज हेनरीज कांस्टेंट एंड X इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब ये सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट टर्म में आपको गिवन हो सकती है, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, in term of mass, in term of moles, in term of molarity, in term of molality। यहाँ पे डिफरेंट टर्म में सॉल्युबिलिटी आपको गिवन हो सकती है। हो सकता है मोल फ्रैक्शन की टर्म में, हो सकता है मास की टर्म में हो सकता है मोल्स की टर्म में हो सकता है मोलैरिटी की टर्म में हो सकता है मोलैलिटी की टर्म में हो। किसी भी टर्म में आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी गिवन हो सकती है। वो किस टर्म में गिवन है वो कैसे पता लगेगा, कि अगर हम यहाँ पे KH की बात करें, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपको KH का यूनिट गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का आइडिया लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसका यूनिट ATM दे रखा है, राइट, ATM में प्रेशर का यूनिट दे रखा है, तो यहाँ पे इसका मीन्स ये जो अपॉन वाला है वो क्या है, यूनिट लेस है। तो अगर ये केवल ATM है तो मीन्स सॉल्युबिलिटी किस टर्म में होगी, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की टर्म में। बिकॉज हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो एक यूनिट ये हो सकती है, अगर आपको यहाँ पर सपोज KH का यूनिट दे दिया, KH का यूनिट सपोज आपको दे दिया ATM पर ग्राम, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो किस टर्म में है, मास की टर्म में है। अगर आपको दे दिया ATM पर मोल, इसका मीन सॉल्युबिलिटी किस टर्म में है, मोल्स की टर्म में है। अगर आपको दे दिया ATM पर मोलल,
सॉरी एटीएम पर मोलर, यानी सॉलिबिलिटी किस टर्म में, कैपिटल एन की टर्म में है, या फिर हो सकता है एटीएम पर मोलर आपको दे दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर का यूनिट जरूरी नहीं है कि एटीएम हो, आपको मोल यहाँ पे टोर की टर्म में भी, या पास्कल की टर्म में, या बार की टर्म में, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की टर्म में गिवन हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर का जो भी यूनिट क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, जरूरी नहीं कि एटीएम ही हो। बट यहाँ पे अगर ये यूनिट प्लेस है तो जो सॉलिबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन की टर्म में होगा। अगर यहाँ पे एटीएम पर ग्राम है तो ये x क्या होगा, मास होगा। एटीएम पर मोल है तो x क्या होगा, यहाँ पे मोल होगा। और अगर यहाँ पे एटीएम पर मोलर, शायद यहाँ पे आपको नजर ना आए तो मैं इधर लिख देता हूं, अगर एटीएम पर मोलर है तो x क्या होगा, यहाँ पे मोलरिटी होगा। और अगर एटीएम पर मोलर है तो x क्या होगा, यहाँ पे मोलरिटी होगा। तो इन टर्म में आपको यहाँ पे सॉलिबिलिटी गिवन होती है। तो हम क्या बोलते हैं, हेनरीज सर क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी जो होती है वो पार्शियल प्रेशर के, गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम बात करें सॉलिबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन KH के बराबर होगा। जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है। पॉइंट लिखिएगा, हेनरीज कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। डिफरेंट गैस के लिए KH का वैल्यू डिफरेंट होता है एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है, कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है भी नहीं। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज में लेंगे कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ KH का वैल्यू इंक्रीज होता है। KH इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, राइट। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो KH का वैल्यू इंक्रीज होगा, KH का वैल्यू इंक्रीज होगा तो X का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, KH का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा तो गैस का सॉलिबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। वही अभी हमने नीचे बोला था आपको, अगर हेनरीज लॉ पता नहीं होता तो भी आप सिंपली कॉमन सेंस के बेसिस पे बता सकते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड के अंदर गैस का सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है, राइट। बाकी यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट के बेसिस पे भी हम बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH का वैल्यू बढ़ता है और अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड के अंदर डिक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का, यहाँ पे सॉलिबिलिटी के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट 0 है तो ये ओरिजिन से मूव करेगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर KH हेनरीज कांस्टेंट इसका स्लोप होगा। तो मोस्टली यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पे भी इसमें आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉजिक के अकॉर्डिंग बात करें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, कि हम बोलें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ली शैडले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गैस का जो डिसोल्यूशन होता है लिक्विड के अंदर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका सॉलिबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक कॉमन आपने पॉइंट पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है वो लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा वहां पे कंफर्टेबल फील करती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे जो ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है उनको यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन का वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी कम होता जाता है। तो लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का वहां पे वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी ज्यादा होता है, इसलिए लोअर टेम्परेचर पे यहाँ पे एक्वाटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ या हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या है कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी किस तरीके से प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 का जो सॉलिबिलिटी होता है वो हाई प्रेशर पे CO2 को डिसोल्व किया जाता है। तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पर वहां पर कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 का सॉलिबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें कि हाई एल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो काफी कम होता है ग्राउंड लेवल के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर, वो रेस्पेक्टिवली काफी कम होता है। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वहां पे उनको हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा वीकनेस फील होती है, वो क्लियरली सोच नहीं पाते हैं और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। एनोक्सिया मींस ऑक्सीजन की थोड़ी डेफिशिएंसी होना। और एक जो कॉमन एग्जांपल इसका स्कूबा डाइवर्स भी क्या करते हैं, जब यहाँ पे डेप्थ में जाते हैं तो जैसे ही वो डेप्थ में जाते हैं, वाटर के डेप्थ में जाने पे क्या होता है, प्रेशर वहां पर इंक्रीज होता है। तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ सॉलिबिलिटी भी क्या होती है,
इंक्रीज, गैस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती जाती है कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। तो जब यहाँ पे डाइवर्स नीचे से वापस से ऊपर की तरफ आते हैं तो वहां पे सडनली क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और सडनली प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से गैस का सॉलिबिलिटी भी वहां पर डिक्रीज होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो वहां पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन उनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, वो एकदम से बाहर निकलने लगती है बबल की फॉर्म में, जो कि क्या करती है, उनकी कैपिलरीज को बबल बनने की वजह से उनकी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए, वहां पर नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए वहां पर हीलियम के कॉम्बिनेशन के साथ उनको जो गैस ऑक्सीजन गैस दिया जाता है वो हीलियम के कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है। तो हालांकि एग्जांपल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं, इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन है आपको द हेनरीज लॉ कांस्टेंट और H2O2 CO2 इन वाटर हैज 1282 लीटर पर लीटर एटीएम पर मोल, 769.2 लीटर एटीएम पर मोल, 29.41 लीटर एटीएम पर मोल रेस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ दीस गैस हैज highest concentration in a sample of water at 25 डिग्री सेल्सियस when pressure over water is 1 atm। तो प्रेशर को 1 atm कर दिया है, तो हम क्या बोलते हैं, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे गैस का, KH.x के बराबर। तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, P/KH के बराबर। तो प्रेशर तो सब में सेम कर दिया है, तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, KH पर डिपेंड करेगा। तो जिस गैस का KH का वैल्यू कम होगा उसका सॉलिबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे H2 के लिए आपको KH का वैल्यू दे रखा था 1282 लीटर एटीएम पर मोल, O2 के लिए 769.2 और CO2 के लिए 29.41 लीटर एटीएम पर मोल दे रखा है। तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पे CO2 की होगी। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर ग्राफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिबिलिटी का ग्राफ आपको गिवन है टेम्परेचर के साथ, और पूछा गया है इन विच केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा H सॉल्यूशन लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव का मीन्स एक्सोथर्मिक। तो किसमें यहाँ पे डेल्टा H सॉल्यूशन यहाँ पे यानी डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होगा किसमें, एक्सोथर्मिक है। तो जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, वही गैस में यहाँ पे जो उसी गैस में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये इस गैस में, एक्स गैस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मींस इसका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट गिवन है आपको at 298 Kelvin 1 atm pressure solubility of N2 in water was found to be 6.8 into 10⁻⁴ mole per liter. If partial pressure of N2 is 0.78 atm, then what is the concentration of N2 dissolved in water under atmospheric condition? तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो सॉलिबिलिटी वो मोल पर लीटर, यहाँ पे देख लें पहले कि आपको गिवन है 1 atm प्रेशर पर दे रखा है कंसंट्रेशन 6.8 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर। जो सॉलिबिलिटी है वो मोलरिटी की टर्म में गिवन है। अगर पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 0.78 atm कर दिया तो आपको पूछा गया है कंसंट्रेशन N2 का क्या होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है यहाँ पे KH.x, यानी सॉलिबिलिटी और पार्शियल प्रेशर आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दो डिफरेंट प्रेशर पे आपको दो डिफरेंट सॉलिबिलिटी की बात की है। तो एक पार्शियल प्रेशर 1 atm है, दूसरा कितना है 0.78 इक्वल टू पहला सॉलिबिलिटी कितना था 6.8 into 10⁻⁴, दूसरा सॉलिबिलिटी आपको मोल पर लीटर में पूछा गया है। तो x2 कितना होगा 6.8 into 10⁻⁴ into 0.78। तो यहाँ पे प्रेशर कम हुआ तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मिलेगा आपको 5.3 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो प्यारे बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो इजी क्वेश्चन थे जो यहाँ से बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप पहले इनको अच्छे से थोड़ा सा हेनरीज लॉ से यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको ठीक से पढ़ना शुरू कीजिए और जो क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं होमवर्क में उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहिए। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।